हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो भाई अभी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत का चौथा चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसके हमारे 4-5 लेक्चर आ चुके हैं और आज इसका ये अगला लेक्चर है। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि वास्तव में कैपेसिटर क्या होता है। हालांकि इसका मैं एक आध छोटे छोटे वीडियो बना के इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा कि कैपेसिटर वास्तव में होता क्या है, इसका उपयोग क्या होता है ना, व्यवहारिक जीवन में इसका क्या उपयोग होता है। इसके लिए एक आध लेक्चर में इसके ऊपर कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। अब देखो भाई इसके अंदर क्या होगा कि अब तक हमने ये पढ़ लिया कि कैपेसिटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस यानी परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार इनकी सबकी प्रोसेस होती है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ ली है। अब आज का जो हमारे टॉपिक है वो है भाई सबसे पहले कि जो परावैद्युत पदार्थ होता है। मान लो आपके पास में ये कोई कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर के अंदर कोई आप परावैद्युत पदार्थ रख दो इस प्रकार का, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रख दो, तो इधर तो क्या आ जाएगा माइनस और इधर क्या आएगा प्लस। ये किस तरह से आएगा, देखो ये आएगा जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को इसके बीच में रखेंगे, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, उसके जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी उसके अणु हैं वो सारे इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे कि उनके यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। कहने का मतलब अध्रुवीय होगा तो, और अगर ध्रुवीय होगा तो यानी देखो अध्रुवीय के अंदर जो क्या होता है, धनावेश ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है। इस वजह से जैसे विद्युत क्षेत्र में आते हैं थोड़े से अल्प विस्थापित हो जाते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जिसके कारण इसके एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस आ जाता है इस टाइप से। क्या ऐसा नहीं होता है क्या, देखो इसके अंदर जैसा हमने बोर्ड पे डायग्राम बनाया, देखो तो ये वाला प्लस इस निकटवर्ती माइनस को कैंसिल कर देता है, ये वाला माइनस इस निकटवर्ती प्लस को कैंसिल कर देता है, और केवल कौन सा प्लस बचता है, साइड वाला, और यह कौन सा बचता है, साइड वाला, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस साइड में तो प्लस बचा, इस साइड में क्या बचा, माइनस, है ना। कुछ समझ में आ रहा है आपको। तो ये ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हो, दोनों में ऐसा देखने को हमें मिलता है। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में तो संपाती नहीं होते हैं, लेकिन वो यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो जैसे उनके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो वो उनके ऊपर बलागुण लगता है, जिसकी वजह से वो घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। और अध्रुवीय में क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में अल्प विस्थापित हो जाते हैं, है ना। और दोनों में यही कंडीशन बनती है, तो एक तरफ माइनस आ जाता है, दूसरी तरफ प्लस। तो आज का हमारा मुद्दा यह है कि जो बाहर वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो तो है आपका ई आउट, है ना, या उसको ई ले लो आपके, है ना। ई विद्युत क्षेत्र है जो किसके कारण है, संधारित्र की प्लेटों के कारण, है ना। संधारित्र की प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। जैसे इसमें माध्यम बढ़ते हैं तो माध्यम में एक तरफ प्लस आ जाता है, दूसरी तरफ इसमें क्या आ जाता है, माइनस, इस टाइप से ना। डायग्राम को थोड़ा क्लियर बना लेते, देखो तो इस तरफ प्लस है मान लो संधारित्र की प्लेट पर, और इस तरफ माइनस है ना, ये भू संपर्कित है। यहां पर आप जैसे इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ रखते हो तो इस तरफ तो क्या आता है, माइनस, और इस तरफ क्या आता है, प्लस। देखो भाई तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ई, ये किसका है, संधारित्र की प्लेटों का, और परावैद्युत ये जो पदार्थ है इसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर। तो इसके खुद के अंदर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखो एक तरफ प्लस आ गया, एक तरफ माइनस। ये जो आवेश है वो कौन सा आवेश है, प्रेरित आवेश, पहले एक वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो अंदर वाला विद्युत क्षेत्र इस प्लस से माइनस की ओर होगा, उसको हम नाम दे देंगे E1, है ना। तो यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा ई, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको ई आर ले लो चाहे ई एम ले लो। ई एम क्यों लिया भाई यहाँ पर, ई एम ये अभी बताता हूँ। देखो ज्यादा कौन है, ई ज्यादा है तो ई माइनस E1, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, क्या इसको कम कर देगा। तो ये जो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आगे के डेरिवेशन में काम में आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना। कॉम्पिटिशन के लिहाज से भी, आरबीएससी एनसीईआरटी सीबीएसई के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई कि हम ये देख रहे हैं कि जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर या किसी संधारित्र के बीच में जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, फिर विद्युत क्षेत्र कितना रह जाता है। तो इसको ई एम क्यों कहा, याद करो, जब माध्यम भरा जाता है ना,
जब किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच में माध्यम भरा जाता है तो विद्युत क्षेत्र कितना रह जाता है, EM। ये वही विद्युत क्षेत्र तो है इन दोनों को घटाकर, है ना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वहां पर हमारे इसके सूत्र क्या आता था, EM बराबर E0 बटे एप्सिलॉन R। क्या ये तो सूत्र आता था, ये EM वही बात, इसको ER लिखो, R का मतलब रिजल्टेंट हो जाएगा, चाहे EM लिखो, बात एक है ना। EM बराबर E माइनस E1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, EM बराबर E माइनस E1 को। यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, है ना, तो EM बराबर हो जाएगा, देखो E को लिख सकते हैं हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा P क्यों लिखा भाई, सिग्मा P इसलिए लिखा, इस P का मतलब होता है परिवृत्त पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी ये जो आवेश है वो इस आवेश के बराबर नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पर देखो EM की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये EM की वैल्यू है। तो ये विद्युत क्षेत्र होता है संधारित्र के प्लेटों के बीच में जब कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। तो एक तो ये हो गया, ये आ गया कि डेरिवेशन में काम आएगा, न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर आ सकता है, इसलिए अलग से करवाया। तो चलो अब हमारे डेरिवेशन में चलते हैं और आज का जो मुख्य टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये है हमारे आज का टॉपिक, ये मैंने सारा इसके अंदर ये बोर्ड पे लिख दिया है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी 3 हेडिंग है भाई, है ना, क्योंकि जो आरबीएससी के एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट्स है या सीबीएसई में जो टॉपिक है इसमें जब ये सवाल आता है तो कई बार एग्जामिनर इस सवाल को क्या होता है, थोड़ा सा घुमा देता है ना। तो किस प्रकार घुमाता है, तो इसके बारे में देखो, या तो आ सकता है सवाल अपेक्षित विद्युतशीलता में परावैद्युतांक व विद्युत परिवर्ती में क्या संबंध होता है, संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति के प्रभाव को समझाइए, है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति परावैद्युत पदार्थ के दुर्वर्ण को समझाइए। तो ये तीनों अगर हेडिंग के नाम से कोई भी आ जाए अगर सवाल, तो आपको यही एक डेरिवेशन इसके अंदर करना है। तो अब देखो इसके अंदर इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो हमें जो पहली हेडिंग है इसकी, उसको सबसे ज्यादा हमें इसके अंदर वरीयता देनी है। तो जो भाई पहली हेडिंग है वो क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन R व काई E, इन दोनों में संबंध निकालना है। तो हमें एक ऐसा सूत्र निकालना होगा, ऐसा सूत्र व्युत्पन्न करना होगा, ऐसा सूत्र ड्राइव करना होगा जिसमें एप्सिलॉन R भी आता हो और काई E भी आता हो, है ना, ये दोनों आते हो। यह सूत्र हमें इसके अंदर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक को काम में लेंगे। जैसे सबसे पहले इसका डायग्राम, तो ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच में हमने क्या रख दिया है, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया इस प्रकार का, है ना। देखो ये आपकी धनावेशित प्लेट है और ये आपकी है ऋणावेशित प्लेट, भूसंपर्कित है ये इस प्रकार, ठीक है भाई। जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो तो है E, अंदर वाला है E1 और परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा इसके कारण EM, है ना। ये सारी चीजें हो गई। तो अब यहां पर क्या होगा कि ये जो परावैद्युत पदार्थ होता है इसके जितने भी अणु होते हैं तो उनके ऊपर जैसे विद्युत क्षेत्र अप्लाई होता है तो उन पर एक बलागुण लगता है जिसकी वजह से वो घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। और अगर अध्रुवी होगा तो उनके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में अल्प विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण ये जो जितने भी अणु होते हैं प्रत्येक अणु का बीच वाले अणुओं का प्लस उसके निकटवर्ती माइनस को कैंसिल कर देता है और इस प्रकार आगे प्रोसेस चलती जाती है। और इसके एक किनारे पर तो प्लस वाले मॉलिक्यूल बचते हैं, एक किनारे पे यानी एक किनारे पर तो इसके प्लस आवेश आ जाता है, एक पर माइनस आवेश आ जाता है, जो संधारित्र के प्लेटों के बिल्कुल अपोजिट होता है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि संधारित्र के प्लेटों पर हम पृष्ठ आवेश करना तो सिग्मा मान लेते हैं और इस पर होगा सिग्मा P, माइनस सिग्मा P और प्लस सिग्मा P, और इस पर माइनस सिग्मा, इस पर प्लस सिग्मा, ये दोनों अलग होगा। ये जो पृष्ठ आवेश घनत्व है इसको बोलते हैं प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, ये इससे अलग होगा। ये इससे अलग क्यों होता है ये मैं आपको पीछे के एक वीडियो में समझा चुका हूं। तो यहाँ पर देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र को हम EM मान लेते हैं क्योंकि माध्यम भरने के बाद का विद्युत क्षेत्र है, तो वो विद्युत क्षेत्र होगा आपके E माइनस E1। तो EM बराबर, ये जो अभी हमने डेरिवेशन किया था वो यहाँ काम आएगा। EM बराबर, E बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ये होगा आपके सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो EM बराबर क्या होता है, EM बराबर होता है E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R, यानी ये किसका होता है, निर्वात का, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, है ना। ये एप्सिलॉन R यहाँ लिख देंगे, ये उठा के यहाँ कर देंगे तो यह हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बराबर
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहां पर अब क्या करेंगे, सिग्मा पी को इधर लेके आ जाएंगे और यहां पर वैल्यू किसकी निकालेंगे हम, सिग्मा पी की। तो सिग्मा पी की वैल्यू निकालो देखे, तो देखो सिग्मा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, सिग्मा पी बराबर हो जाएगा हमारे सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, इसको इधर भेजेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो देखो सिग्मा पी बराबर कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट को उधर गुणा कर दो तो सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। देखो देखिए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो ये एप्सिलॉन नॉट यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, सिग्मा पी बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आपके सिग्मा पी का फॉर्मूला आ गया, है ना। इसके अंदर आपको ध्यान ये देना है कि कई बार ये जो डेरिवेशन के बीच में जो फॉर्मूले हम याद करते हैं ना, इन पर भी कई बार वो न्यूमेरिकल पूछ लेता है ना, इससे विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं हो। और ये आपके आराम से आप इसमें अगर आपने डेरिवेशन को अच्छे से समझा है तो आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिग्मा पी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आया सिग्मा पी का फॉर्मूला। अब हम जानते हैं जो ध्रुवण सदिश होता है पी वेक्टर, उसमें और सिग्मा पी में क्या संबंध होता है। हालांकि ये मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन यहां हम इसको दोबारा से याद करेंगे। वो होगा पी वेक्टर बराबर होता है पी बटे वी। पी यहाँ पर पी क्या, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश गुना दूरी। ये जो प्रारंभिक पदार्थ है इसकी मोटाई आप डी मान लो, और आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुना दूरी डी, है ना। तो यहाँ पर आवेश जो है क्यू आई, क्यू आई का मतलब है इंड्यूस्ड, यानी ये इंडक्शन से बना, यानी प्रेरित आवेश है। कौन सा आवेश है, प्रेरित। डी से डी कट गया तो पी वेक्टर बराबर, अब ये प्रेरित आवेश बटा क्षेत्रफल क्या होगा, प्रेरित आवेश घनत्व। इसको कई किताबों में सिग्मा पी भी लिखा जाता है, इसको सिग्मा आई भी हम लिख सकते हैं। इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पी का मतलब होता है प्रेरित, है ना, और यहाँ आई का मतलब इंड्यूस्ड होता है, जो वास्तव में मान एक ही, यानी इसका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर पी वेक्टर का मापांक इक्वल टू हो गया सिग्मा पी। तो ये तो क्या है, ये तो आपका ध्रुवण सदिश, और ये क्या है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। इन दोनों में संबंध आ गया। देखो यहाँ अब क्या करेंगे, अब पी वेक्टर का एक फॉर्मूला पढ़ा था हम, क्या पढ़ा था कि जो ध्रुवण सदिश है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, और ये फॉर्मूला हमने ये कहीं पढ़ा था, याद करो हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, पी वेक्टर बराबर काई ई, है ना। यहाँ पर विद्युत परिवर्ती जो टॉपिक है ना, हमारा एक लेक्चर है विद्युत परिवर्ती के नाम से, यानी मेरा ये बढ़वाया हुआ, उस लेक्चर को आप देख लेना, है ना। इसको चाहे ई एम लिखो चाहे ई आर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और जिन विद्यार्थियों को मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उनमें अगर कहीं पे ई आर है तो उसकी जगह ई एम ही लिखना है, और बाकी को ई माइनस ई वन मान लेना, है ना। ऐसा थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये विद्यार्थियों को कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए मैंने बताया। बाकी आप कुछ भी अपनी मर्जी से मान सकते हुए, है ना। तो पी वेक्टर का मापांक बराबर काई ई एम, ये आया फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो पी वेक्टर का मापांक बराबर काई ई एम क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्या यही फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पे देखो ये सिग्मा पी और ये दोनों है, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यानी सिग्मा पी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो ये और ये दोनों इक्वेशन बराबर है, यानी इसको इसके बराबर में रख सकते हैं, और सिग्मा पी इसके बराबर में रख सकते हैं। तो इन दोनों को बराबर रख दो तो क्या होगा, सिग्मा पी की जगह तो सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर काई ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिग्मा से सिग्मा तो कैंसिल हो गया, तो काई ई बराबर क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस, देखो यहाँ पर बचा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन आर को तो गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तो काई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है कॉमन, है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके एप्सिलॉन आर माइनस 1, देखो, है ना। तो ये आपके हो गया काई ई यानी विद्युत परिवर्ती और पराविद्युतांक में संबंध। अब यहाँ पर भाई एक छोटी सी हमारी गड़बड़ होती है, वो जो आरबीएसएन जो मैंने आपको पीछे के वीडियो में जिक्र किया था कि आरबीएसएन यहाँ पर ये गलती करके अभी क्यों कर रही है, या ये गलती उन्होंने क्यों की है, इसके बारे में तो इस किताब के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा क्या होता है ना। तो काई ई जो है ये विद्युत परिवर्ती, ये कांस्टेंट है, और ये विमाहीन मात्रक है, डायमेंशन ना तो इसके डायमेंशन होती है ना इसकी यूनिट होती है। फिर भी अगर हम यहां से देखें तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती, ये तो हमने चलो मान लिया, लेकिन
जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है इसकी डायमेंशन होती है, इसका मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से इसकी कोई विमा या मात्रक निकल के आता है, जबकि वास्तव में इसका मात्रक और विमा नहीं होती है। तो कभी भी विद्यार्थी जो प्रैक्टिकल लेना है आपके वाइवा वाला आता है या कभी भी आप कंपटीशन में बैठो तो आपको यह फॉर्मूला इसकी विमा और मात्रक निकालने के लिए कभी भी यूज नहीं करना है ना, खास तौर से यहाँ पर ही ध्यान रखना है। अब देखो आगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यह तो आपकी बुक के लिए है, बुक के हिसाब से कंपटीशन में आपको कौन सा काम में लेना है? कंपटीशन में आपको काम में लेना पी वेक्टर बराबर एप्सिलॉन नॉट काई ई, ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है ना। ये तो किसका? ध्रुवण सदिश का। और इसके बाद में ये जो फॉर्मूला है इसकी जगह कौन सा काम में लेना है? काई ई बराबर एप्सिलॉन आर -1, तो एप्सिलॉन आर बराबर काई ई +1। ये होता है इसका मेन फॉर्मूला जो कंपटीशन में आपको काम में लेना है ना। ये कंपटीशन के लिए इसको कहीं लिख लेना आप, है ना। देखो तो ये आपके इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये क्या था हमारे, देखो जो मैंने कहा था शुरुआत में कि परावैद्युतांक और वैद्युत प्रवृत्ति में संबंधी क्या वो सूत्र हमने प्राप्त किया जिसमें वैद्युत प्रवृत्ति भी आती है और परावैद्युतांक भी आता है ना। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे देखोगे, देखो तो ये डेरिवेशन हो गया। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है परावैद्युत नियतांक। अब देखो ये परावैद्युत नियतांक क्या होता है? ये परावैद्युतांक नहीं है, ये चीज अलग है और वो चीज अलग है ना। तो यहां पर ये जो परावैद्युत नियतांक है ये क्या चीज है? तो हमने ये देखा कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ रखने की वजह से एक संधारित्र की प्लेटें जैसे ये है, तो यहां पर हमारे क्या हुआ है, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व ये है, इसका प्लस सिग्मा इसका माइनस सिग्मा है, यहां पर आ जाएगा माइनस सिग्मा पी और यहां पर आ जाएगा प्लस सिग्मा पी। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है ई है ना, उस ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे निकालते हैं पीछे बता चुका हूं, लेकिन यहां पर जो विद्युत क्षेत्र आता है वो होता है ई एम और उसका मान होता है ई माइनस ई1। तो ई एम की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तब उस प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र बदल जाता है ना। ये चीज तो आपको समझ में आई। तो यहाँ पर ये जो परावैद्युत नियतांक है वो ये बताएगा कि कौन सा परावैद्युत बनने पर कितना विद्युत क्षेत्र बदलेगा, है ना। तो उसको हम कैसे पता लगाते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है के बराबर, परावैद्युत नियतांक को के से बताते हैं और इसका फॉर्मूला होता है के बराबर परावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति में संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र व परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युत नियतांक। जैसे परावैद्युत पदार्थ नहीं था तो विद्युत क्षेत्र कितना था? ई, और जब परावैद्युत पदार्थ बढ़ दिया तो ई एम। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युत नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युत नियतांक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई माइनस ई1, है ना। इसको ऐसे लिख देंगे ई माइनस ई1, ये इसका फॉर्मूला। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये कहलाता है परावैद्युत नियतांक। क्या कहलाता है? परावैद्युत नियतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है ना। इसके बारे में भी आपको खास तौर से ध्यान रखना। अब इसके आगे देखो, सबसे पहला वही सवाल ये है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई संधारित्र है, उस संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब धातु माध्यम भरा यानी धातु माध्यम भरा जाता है, पूर्णतः भरा जाता है, पूर्णतः, है ना। बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी, ये भी डी दूरी तक, धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत। तो इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी? तो हम जानते हैं सी एम बराबर सी नॉट एप्सिलॉन आर। कितनी होती है माध्यम में संधारित्र की धारिता? तो एप्सिलॉन आर का मान अनंत, तो सी एम का मान भी कितना हो जाएगा? अनंत। क्या कोई ये बता सकता है ये क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा भाई इसलिए होता है क्योंकि जब आप इसके अंदर धातु माध्यम भरते हो पूर्णतः, ये बीच में जगह है ना, ये बीच में जगह नहीं होती, पूर्णतः भरा होता है। तो जब इसमें ये धातु माध्यम पूर्णतः भरा होता है तो ये प्लस वाली प्लेट, ये माइनस वाली प्लेट के बीच में धातु है जो दोनों को टच कर रहा है।
तो इसका मतलब ये वाली प्लेट भू संपर्कित होती। तो जैसे ये दोनों टच में आते हैं तो ये वाला जो प्लस है वो इस धातु के जरिए कहां चला जाता है, जमीन में। इसका मतलब इस संधारित्र का कांटेक्ट अब किससे हो चुका है, धरती से हो चुका है। धरती की धारिता अनंत। तो यहां पर आप एक बात याद रखना कि धरती और धरती से जुड़ी प्रत्येक चीज की हमेशा धारिता अनंत होती है और विभव 0 होता है। तो इसी प्रकार इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, अनंत। तो ये हमने इसको प्रैक्टिकली भी यानी समझने की कोशिश की कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। फॉर्मूले से तो ये होता है, वास्तव में भी इसके अंदर ऐसा ही होता है। अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे अगर हम देखें तो अगला सवाल ये है, आपको मैंने कहा था कि संधारित्र की जो धारिता होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, उसी के ऊपर ये सवाल है। देखो सवाल ये है कि एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी d है ना, क्षेत्रफल a है और उसका विद्युत क्षेत्र E वगैरह मान लो, है ना, ऐसा संधारित्र है। इस संधारित्र के बीच में आपको एक प्लेट रखनी है, उस प्लेट का पराविद्युतांक तो एप्सिलॉन r है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, और यहां पर ये जो प्लेट है ना, ये जो पराविद्युतांक हमने जो एप्सिलॉन r पराविद्युतांक की जो पट्टिका रखी थी, इस पट्टिका की जो मोटाई है वो है 3d/4, यानी इसकी 3 चौथाई, है ना। यानी कहने का मतलब d/4 में तो वायु है और 3d/4 में क्या है, माध्यम है एप्सिलॉन r का। अगर ये माध्यम रखने से पहले इसकी धारिता c थी तो अब इसकी धारिता कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है ना। इसमें खास तौर से कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। देखो कैसे होगा, c बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। ये फॉर्मूला क्यों लिखा भाई मैंने यहाँ पर, यह फॉर्मूला इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर जो प्रायोजित पदार्थ है वो इसमें अंशतः भरा है। अंशतः भरा होने का मतलब पार्शियली भरा है और एक टी मोटाई की पट्टिका रखी है। क्या एक टी मोटाई मान सकते हैं, तो क्या यही तो डेरिवेशन होगा इसके, है ना। यानी सॉरी, ये डेरिवेशन और यही फॉर्मूला तो काम में लेंगे। इसका जो डेरिवेशन किया था हमने उससे फॉर्मूला निकाला था, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर काम का है। तो इस फॉर्मूले से बताओ कैसे निकालेंगे इसको, तो इनकी वैल्यू रख दो। तो अब इसकी धारिता को सीधे मान लो, पहले तो सी थी, सी का मान कितना था जब परावैद्युत पदार्थ नहीं था, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। अब कितनी होगी सी डैश, इसका मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस ये हो जाएगा 3d/4 प्लस ये हो जाएगा 3d/4 एप्सिलॉन r। अब देखो सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट a, इसमें जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो इसमें देखो एक तो d कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 3/4। अब देखो 1 माइनस 3/4 कितना होगा, सीधा लिख दो 1/4, है ना। और कितना बचेगा, पा भी तो बचेगा 1/4 प्लस यह कितना हो जाएगा 3/4 एप्सिलॉन r। क्या मैंने सही लिखा है। अब देखो आगे, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब इसके बाद में हो जाएगा सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, तो कॉमन आ गया। अब देखो इसको आप हल कर लो, है ना। तो यहां पर हो जाएगा देखो 4 तो आ गया बाहर, इस 4 को भी d/4 को भी आप क्या ले लो कॉमन, तो 1 प्लस 3/एप्सिलॉन r। तो यहां पर क्या बचेगा एप्सिलॉन r प्लस 3/एप्सिलॉन r। जो बटा के बटा में उनको ऊपर भेज दो, तो सी डैश बराबर 4 एप्सिलॉन r अपॉन d, और ये हो गया आपके 3 प्लस एप्सिलॉन r। इसको ऐसे लिख दो, है ना। अब देखो, अब यहां पर इसकी धारिता कितनी होगी, हम जानते हैं कि और ए है यहाँ पर, तो सी डैश बराबर, और एप्सिलॉन नॉट भी है, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी की जगह तो क्या लिख सकते हैं सी, बाकी क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन r अपॉन 3 प्लस एप्सिलॉन r, कैसा ही होगा, और गुणा में क्या हो जाएगा सी, इतने गुणा हो जाएगी। यही इसका आंसर है ना। क्या सवाल इजी था ये। अब इसके बाद में देखो, एक तो करवा चुका हूं मैं कि टी मोटाई की धातु की पट्टिका रख दे तो क्या होगा, है ना। उसको थोड़ा सा घुमा भी सकता हूं, वहां पर आप ध्यान रखें। अब देखो अगला क्या है, अगला सवाल ये है भाई कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है और वो इस सूत्र से दी जाती है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, है ना। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को तो आप आधा कर दो, पहले की तुलना पहले d थी तो अब दूरी को आधा कर दो, और जो क्षेत्रफल है उसको कर दो दुगुना, दूरी को आधा कर दो, क्षेत्रफल को कितना कर दो दुगुना, और इसके बीच में 6 परावैद्युतांक का एक माध्यम भर दो। तो अब धारिता कितनी होगी, तो धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट a बटा d।
अब धारिता होगी मान लो सी डैश। तो हम जानते हैं माध्यम आ गया जब एप्सिलॉन आर बराबर 6 है, तो माध्यम की धारिता क्या होती है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोड ए डैश अपॉन डी डैश, क्योंकि क्षेत्रफल और दूरी दोनों चेंज हो चुकी है। तो सी डैश बराबर एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर ए डैश का मान कितना, ए डैश का मान पहले की तुलना में क्षेत्रफल को कितना कर दिया, दुगुना, तो 2a, दूरी को कितना कर दिया, आधा, तो d बटा 2। तो सी डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो बटा में बटा ऊपर जाएगा और इसकी 6, तो 12 और 12 गुना 24, तो 24 एप्सिलॉन नोड ए बटा डी। तो कितना आया, सी डैश बराबर 24 सी। इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, सी लिख देंगे, तो 24 गुना हो जाएगा। ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखो क्या हो जाएगा। अगला सवाल इसके अंदर जो है उसमें होगा, वो बोल रहा है दो चालक है जिनको समान आवेश दिया गया है, इस पर भी आवेश Q, इस पर भी आवेश Q। अगर इन दोनों के विभवों का अनुपात 2:1 हो, विभव का अनुपात, तो इनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तो पहले की धारिता C बराबर Q बटा V, तो C1 बराबर Q1 बटा V1, C2 बराबर Q2 बटा V2, दोनों का अनुपात ले लो। तो C1 बटा C2 बराबर Q1 बटे V1 इंटू V2 बटे Q2। कैसा होगा, बटा के बटा में ये उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों बराबर, तो ये तो कट गए, तो C1 बटा C2 क्या आया, V2 बटा V1। V2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 बटा 2, कितना आया, 1:2। यहाँ 2:1 था, यहाँ 1:2, यानी जिसका विभव ज्यादा है उसकी धारिता कम है, उसकी धारिता क्या है, कम है ना। और इसकी जिसका विभव कम है उसकी धारिता ज्यादा है, यही तो हमने पढ़ा था, विभव को कम कर देते तो धारिता बढ़ जाती है ना। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, ये आपके न्यूमेरिकल भी हो गया, है ना। तो आज के इतना ही बहुत है, बाकी काम कल के लेक्चर में के अंदर पढ़ेंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।